अस्सलाम वालेकुम जी। अ, पहले तो माज़रत, ये थोड़ा सा लेट हो गया। उसकी वजह एक तो कज़न की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई थी। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे कंधों पे ही थी। फिर ईद और वाहिद की आप लोगों को मालूम है, फिर उसकी एंगेजमेंट के इश्यूज में फंसे रहे। तो फिर लैपटॉप मेरे जो है वो सरगोदा रह गई। लेकिन अ, अब मुझे रिकवर हो गई, तो शुरू करते हैं जी। और ये तीनों पेपर्स जो हैं, आखिरी तीन पेपर्स जो आप लोगों को अवेलेबल नहीं हुए थे, तो वो एक ही इस रिकॉर्डिंग में आपको ये तीनों अवेलेबल हो जाएंगे जी। एक सवाल था जी, पेपर नंबर 3, जो आईआर पेपर 2 का तीसरा पोर्शन जो था, उसमें था जी लीगल डायमेंशंस ऑफ द इनफेमस यूएस तालिबान एग्रीमेंट। इस पर वो आपसे पूछ रहा है जनाब के इसकी लीगल डायमेंशंस जो हैं उस पे बात करें। अच्छा, याद रखिएगा कि ये जो आपका खास तौर पर साउथ एशिया वाला पोर्शन है ना जी सिलेबस में, जिससे ये पूरे का पूरा आपको पेपर आया, इसको लार्जली हमने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के फ्रेमवर्क में ही देखना है जी। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज जो पूरा 100 मार्क्स का एक पेपर आईआर के डिसिप्लिन में पढ़ाया जाता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ही इस पूरे पोर्शन को हमने एवेलुएट करना है। एज फार एज यूएस तालिबान एग्रीमेंट इज कंसर्न, तो इसमें कुछ लीगल इश्यूज प्रेवलेंट हैं, मौजूद। आप सबसे पहले तो टेक्स्ट या उसके फीचर्स बता देंगे जी एग्रीमेंट की। और फीचर्स या टेक्स्ट ऑनलाइन अवेलेबल है, कोई तो बड़ी बात नहीं। फिर उसके बाद इसके लीगल एस्पेक्ट, इसमें इशू क्या है। पहला बड़ा इशू ये है कि जनाब ये एक स्टेट का विद ए नॉन स्टेट एक्टर एग्रीमेंट है। एक स्टेट का विद नॉन स्टेट एक्टर एग्रीमेंट विद इन द स्टेट, इसकी पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, लेकिन एक ऐसा नॉन स्टेट एक्टर जो आउटसाइड द स्टेट है, उसके साथ एक एग्रीमेंट, ये अपने कॉन्टेक्स्ट में एक यूनिक एग्जांपल है कि जिस स्टेट के अंदर ये नॉन स्टेट एक्टर मौजूद है, उस स्टेट की गवर्नमेंट को तो पार्टी ही नहीं बनाया गया। पहला बड़ा जो इसमें लीगल हमें लेकुना नजर आता है। दूसरी बड़ी चीज, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, ये वर्ड, ये फ्रेज, ये नॉमेनक्लेचर, इसका यूजेज नजर आता है जी हमें इस एग्रीमेंट। ऑल्दो इसके साथ लिखा हुआ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, ये लिखा हुआ, लेकिन तालिबान के जिनके साथ 2001 से लेके 2020 दो डेकेड्स आप उनको एक टेररिस्ट समझते थे, आप उन्हें एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रिकग्नाइज ही नहीं करते थे, लेकिन उनके साथ आप एक एग्रीमेंट में इंगेज हो गए, एक प्रॉपर फुल फ्लेज एग्रीमेंट में, कि जिनमें उनके क्लेम इन अफगानिस्तान के हमने एक इस्लामिक एमिरेट्स बनानी, वो आपने इन अ वे उस नॉमन क्लेचर को मेंशन कर दिया। चाहे आपने लिख दिया नॉट रिकग्नाइज्ड, लेकिन एक नॉमन क्लेचर आपने रिकग्नाइज कर दिया, तो आपने उनको एक मॉरल विक्ट्री तालिबान को नजर आ गई बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। और यही इनको जस्टिफिकेशन डेवलप होगी आगे यूज ऑफ फोर्स करने की। तीसरा बड़ा एस्पेक्ट जो है वो इस एग्रीमेंट में यूज ऑफ फोर्स, के तालिबान किसी भी तरह यूएस ट्रुप्स, बेसिस एक्सेट्रा, इस पर कोई भी यूज ऑफ फोर्स नहीं करेंगे। तो ये तो अच्छी बात है। मीनिंग देयर बाय कि अफगानिस्तान में अदर देन यूएस ट्रुप्स, बेसिस एक्सेट्रा,
Taliban are entitled to use force other than US troops. अगर वो कहीं पर यूज ऑफ फोर्स करते हैं तो ये एग्रीमेंट उनको रोकता नहीं। और यही चीज हम फिर देखते हैं कि जुलाई और अगस्त के महीनों में 2021 में यही काम किया तालिबान। सो ये मुकम्मल तौर पर किसी भी तरह इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में एक वैलिड ट्रीटी या एग्रीमेंट इसको शुमार नहीं किया जा सकता। रीजन सो, आखिरी जो पॉइंट आप देख सकते हैं इसमें, कि स्टेट जब भी नॉन स्टेट एक्टर के साथ कोई एग्रीमेंट करती है तो उसका पहला प्री रेक्विजिट ये होता है कि नॉन स्टेट एक्टर सरेंडर करे। वो सरेंडर करेगा, देन डायलॉग का प्रोसेस इनिशिएट होगा। लेकिन इस एग्रीमेंट में ऐसी कोई प्रोविजन नजर नहीं आती। सो वट एवर हैपेंड इन अफगानिस्तान, पर्टिकुलरली इन जुलाई अगस्त 2021, उसके पीछे एक बहुत बड़ी जो जस्टिफिकेशन है वो उन लीगल इश्यूज में है जो इस ट्रीटी में हमें नजर आती है, और इसकी फिर इम्प्लीकेशंस भी ज़्यादा डेफिनेटली। सो ये फ्रेमवर्क के जिसमें ये सवाल, तो आप देख रहे होंगे यहाँ की कोई जरूरत नहीं है रियलिज्म क्या कहता है तो लिबरलिज्म क्या कहता है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज की अपनी एक जो है वो आप कह लें कि उसका एक सफियर है जिसमें रहते हुए आपने सवालों के जवाब देने हैं। साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी सवाल आएगा तो आपने उसको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के फ्रेमवर्क में ही चलाना है ना, सेफ एंड पे रहेंगे आप, सेफ साइड पे रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें वो कहता है जी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं तो इंडस वाटर ट्रीटी उनको कैसे देखती है, कुछ केसेस बता दें। तो सबसे पहले तो आप की फैक्ट्स बता देंगे जी इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड, फिर क्या प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर जो इंडस वाटर ट्रीटी में हाईलाइट किया हुआ। पहले आपके वाटर कमिश्नर्स यानी आपस में आप इंटरस्टेट दोनों आप जो स्टेट्स हैं वो उस पर डायलॉग करेंगे। अगर इशू एड्रेस नहीं होता तो दूसरी स्टेज में आप फिर वर्ल्ड बैंक जो कि मीडिएटर गारंटर है उसको, वर्ल्ड बैंक फिर एक एक्सपर्ट अपॉइंट करेगा। एक्सपर्ट की जो भी फाइंडिंग्स होंगी, जो भी उसके रिजल्ट्स होंगे वो दोनों स्टेट्स को मानने पड़ेंगे। और अगर कोई एक स्टेट उस एक्सपर्ट के व्यूज को नहीं मानता तो फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का दरवाजा ओपन, फिर आप परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे। सो ये प्रोविजंस हैं जो इंडस वाटर ट्रीटी में मौजूद हैं, इनको आप डिटेल में बताएंगे। अब कहाँ कहाँ ऐसा हुआ कि इन प्रोविजंस को फॉलो किया गया, तो दो केस स्टडीज बड़े जो आप दे सकते हैं वो आप बगलिहार का दे सकते हैं जी, और दूसरा आप केस स्टडी जो है वो किशन गंगा का दे सकते हैं जी। दोनों में यही हुआ, पहले आपके वाटर कमिश्नर्स डिस्प्यूट एड्रेस नहीं कर सके, फिर वर्ल्ड बैंक की तरफ से अपॉइंटेड एक्सपर्ट्स की प्रोविजंस जो है वो दोनों केसेस में इंडियंस को काबिल कबूल नहीं थी, फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से डिसीजन आए। तो ये दोनों की एक केस स्टडी आप बता सकते हैं, बगलिहार की भी और किशन गंगा की। मोस्ट रिसेंट भी आप बता सकते हैं। मोस्ट रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में मार्च 2022 में और अप्रैल 2022 में वाटर कमिश्नर्स की डायलॉग आपस में बातचीत, लेकिन मई के महीने में हम फिर देखते हैं कि इंडियंस की तरफ से डिलेइंग टैक्टिक्स यूज होते नजर आती। सो ये एक फ्रेमवर्क तो आसान है, इजी है, कोई इतना बड़ा फ्रेमवर्क, फैक्चुअल क्वेश्चन है सारे का सारा, फैक्ट्स बेस्ड। लेकिन साथ आप अपने की एनालिसिस भी इसमें हाईलाइट कर सकते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी का ये जो प्रोसीजर है परटेनिंग टू वाटर डिस्प्यूट, इसको एड्रेस करना, इसमें बहुत ही ज्यादा इश्यूज हैं जी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में बोथ पार्टीज वो जाएंगी तो तब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की वर्किंग स्टार्ट होगी। अगर एक फरीक जाता ही नहीं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तो जनाब इशू फिर डेवलप हो जाता है, मामला अपनी जगह पे मौजूद रहे। सो इंडस वाटर ट्रीटी को रिविजिट करने की जरूरत है, उसको रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है।
फिर उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जनाब जो इश्यूज हैं जी, तो दे आर परस्यूइंग द पॉलिसी ऑफ जीरो सम। अच्छा जी, जीरो सम also suggest remedial policy along with justification from international history. Again conflict resolution का framework ये जी, दोनों states पाकिस्तान एंड इंडिया अपने कई इश्यूज में जनाब जीरो सम का आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, गेन ऑफ वन लॉस ऑफ अदर। तो जनाब पाकिस्तान इंडिया अपने कई इश्यूज में जीरो सम पॉलिसी पे चल रहे हैं, जैसा कि कश्मीर, जैसा कि सियाचिन, जैसा कि सर क्रीक, कुछ बड़े इश्यूज जैसा कि साल्तोरो माउंटेन्स, ये कुछ 3-4 बड़े इश्यूज के जिन पर ये जीरो सम पर ऑपरेट कर रहे हैं। यानी इनके क्लेम्स जो हैं वो पूरी उस टेरिटरी क्लेम, फुल टेरिटरी कि पूरी टेरिटरी हमें मिल जाए तो दूसरे का नुकसान हो जाए, यानी दूसरे को ना मिले। जीरो सम इंट्रा स्टेट डिस्प्यूट्स में तो चल सकता है, उसमें तो कामयाब हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई भी किसी भी स्टेट के अंदर, इंट्रा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट के अंदर सॉरी, गवर्नमेंट अपनी रिट एस्टैब्लिश कर दे, किसी भी ग्रुप को जो है उसके खिलाफ यूज ऑफ फोर्स कर ले और अपना फायदा जो है वो सब पर इम्पोज कर दे, वो कर सकते। लेकिन इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स में मिडिवल टाइम्स में या एंशिएंट टाइम्स में, मिडिवल एज या एंशिएंट एज, उसमें तो चल सकता था जीरो सम, हमला किया, दुश्मन को बर्बाद कर दिया। लेकिन मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम में और खास तौर पर फिर 20th सेंचुरी, ये आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, इसकी पॉसिबिलिटी अनलाइकली है। इंटरस्टेट रिलेशंस में जीरो सम वो हमेशा आपको वॉर की तरफ ही लेके जाएगा, वो हमेशा आपके लिए थ्रेशोल्ड ऑफ वॉर ही बनाएगा, वो आपके लिए इश्यूज ही बनाएगा। सो रिजल्टेंटली स्टेट्स किसी भी इंटरस्टेट डिस्प्यूट में जीरो सम को उनको अबैंडन करना पड़ता है, और वेरिएबल सम कि कुछ तुम्हारा फायदा कुछ हमारा फायदा, बीच का रास्ता, यही तरीका है। अब ये कुछ बीच के रास्ते निकालने की हमें प्रोवियंस नजर आती है, जिस तरह बोस्निया का नजर आता है, बोस्नियन क्राइसिस को जिस तरह एड्रेस किया गया, जिस तरह कोसोवो के क्राइसिस को एड्रेस किया गया, जिस तरह नॉर्दर्न आयरलैंड के इशू को एड्रेस किया गया, सही जी? जिस तरह ईस्ट टैमूर के इशू को एड्रेस किया गया। ये बहुत सारी ऐसी एग्जांपल कि जिसमें हमें वेरिएबल सम की मैनिफेस्टेशंस जो है वो नजर आती है। इवन ये तो चलो टेरिटरी वाइज हो गया ना जी, इवन रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में जेमोजा जीमोजा सॉरी जिम्बाब्वे, मोजम्बिक, जैम्बिया एग्रीमेंट, जीमोजा वाटर से रिलेटेड, इसमें भी मिलकर 3 स्टेट्स ने बीच का रास्ता निकाल लिया। सो ये मुख्तलिफ, थोड़ा थोड़ा आप इनको बेशक गूगल कर लें थोड़ा। सो जनाब ये है वेरिएबल सम कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जीरो सम पर एड्रेस नहीं हो सकते, और इंडिया पाकिस्तान को इस चीज को समझना चाहिए। कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में भी ये अनलाइकली है, आप ये लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप आईआर के स्टूडेंट हैं, आईआर के पेपर में ये बात लिख रहे हैं कि कश्मीर पर भी जीरो सम आपको 70 साल में कुछ नहीं दे सका, तो यहाँ पर भी आपको वेरिएबल सम में आना पड़ेगा, कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। सो ये सवाल था जी, जो कश्मीर से रिलेटेड और फिर सॉरी ये जीरो सम से रिलेटेड। देन उसके बाद withdrawal from Afghanistan has affected Pakistan in a number of ways, discussed with special reference to impact on Pakistan's foreign policy. अच्छा जी, विड्रॉल्स किसका हुआ जी? ऑफ कोर्स एक तो जनाब रशियंस का हुआ विड्रॉल, और दूसरा फिर यूनाइटेड स्टेट्स का विड्रॉल हुआ। दोनों विड्रॉल्स ने, यानी इस विड्रॉल ने जो 1988-89 में हुआ, तो 1990s में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे क्या, और इसने फिर 2020s की फॉरेन पॉलिसी पर पाकिस्तान की क्या इसकी इम्प्लीकेशंस हुई हैं जी, उन्होंने किस तरह इम्पैक्ट किया जी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को।
सो दोनों विड्रॉल में कुछ कॉमन फीचर्स हैं जी। विड्रॉल्स में दोनों विड्रॉल्स में कॉमन फीचर्स इस तरह हैं कि दोनों विड्रॉल्स जो हैं वो एक पार्शियल स्लैश एब्सोल्यूट, जिस तरह भी आप इंटरप्रेट करना चाहें, मैं पार्शियली देखता हूं इसको, आप अगर एब्सोल्यूट देखना चाहते हैं, पार्शियल या एब्सोल्यूट डिफीट के फ्रेमवर्क में ये विड्रॉल हुए। दोनों दोनों विड्रॉल्स में कोई हमें फॉर्मल स्टेट टू स्टेट एग्रीमेंट वो देखने को नहीं मिलते। स्टेट टू स्टेट एग्रीमेंट हाँ किसी और के साथ कर लिया वाला बात। दोनों विड्रॉल्स में फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान इस पर कोई एक्सप्लिसिट प्रोविजन मौजूद नहीं है। तो दोनों में विड्रॉल्स दोनों विड्रॉल्स में पाकिस्तान को ऑन बोर्ड एज अ पार्टी नहीं लिया गया। सो ये कुछ कॉमन फीचर्स के कॉन्टेक्स्ट में पहले तो आप ये जो है वो बता दें। उसके बाद 1990s में क्योंकि ये सारे काम और हम इमीडिएट नेबर हैं, तो जनाब फिर 1990s में पाकिस्तान पर बर्डन वो ज्यादा हो गया जी। पाकिस्तान फिर जितने वॉरलॉर्ड्स हैं, कहानी है पूरी, उनके साथ निगोशिएट करता रहा जी, पिंडी अकॉर्ड करता रहा जी, पिशावर अकॉर्ड करता रहा जी, और हर दर्जे कोशिश करता रहा कि सिविल वॉर रोकी जा सके अफगानिस्तान में, लेकिन नहीं रोकी जा सकी और अल्टीमेटली एक ग्रुप जो है वो डोमिनेट कर गया। सो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इन अफगानिस्तान, वो हमारे पास एक ही ऑप्शन थी कि फिर किसी एक ग्रुप को हम मॉरल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे दें सो दैट कि अफगानिस्तान में पीस एस्टैब्लिश हो। सो वही जो है वो किया। अब वो अलग बात है कि जो तालिबान आके उन्होंने क्या किया और किस तरह अलकायदा के साथ जुड़े, वो हमने तो नहीं जुड़वाए ना जी, लेकिन हमारी मजबूरी बन गई 2020 की के फ्रेमवर्क में। गो के फीचर्स तो कॉमन है लेकिन डायनामिक्स चेंज हो गए जी। पाकिस्तान हैज लर्न लेसन फ्रॉम द पास्ट कि इतना ज्यादा तो इन्वेजन्स ने पाकिस्तान पर इम्पैक्ट नहीं किया जितना ज्यादा विड्रॉल्स ने किया जी। विड्रॉल्स का इम्पैक्ट जो अनसर्टन एनवायरनमेंट है इन अफगानिस्तान, उसने पाकिस्तान को ज्यादा जो है वो इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान के लिए आई। सो पाकिस्तान हैज लर्न लेसन फ्रॉम द पास्ट। सो 2020 की पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान, उसमें क्लियरली एक्सप्रेशन नहीं नजर आता है नॉट टू इंटरफेयर, कि जिस तरह हम पास्ट में पिंडी पिशावर रिकॉर्ड के जरिए एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, नॉट टू इंटरफेयर, रादर इसको एक ह्यूमैनिटेरियन इकोनॉमिक इश्यूज जो उन पे हेल्प करें, उन पे सपोर्ट करें और किसी भी तरह की इंटरफेरेंस ना खुद करें ना किसी और को करने। सो 1990s की फॉरेन पॉलिसी ये एक्सपेरिमेंटेशनल थी जी पाकिस्तान की तरफ से, और 2020s की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट है जी, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट टुवर्ड्स अफगानिस्तान। ये दो की आइडियाज के साथ आप इस सवाल को इंटरप्रेट कर सकते हैं। आगे जी, आगे उसने पूछा जनाब डिफरेंस बिटवीन कंपोजिट एंड कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग और हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ कॉन्सेप्ट स्पेशली। लेकिन जी आपको ये दोनों का फर्क बता देते हैं और अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। कंपोजिट, कॉम्प्रिहेंसिव, ये आया कहां से है जी? बेसिकली आइडिया 1990 से लेके 2015 तक इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जितने भी डायलॉग हुए ना जी, वो तमाम डायलॉग्स कंपोजिट होते थे। 2015 में उफा समिट जब हुआ जिसमें एससीओ की मेंबरशिप अलाउ हो गई पाकिस्तान को और इंडिया को, तो यहाँ पर जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान
एग्रीमेंट हुआ, तो उसमें ये था कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में कंप्रीहेंसिव डायलॉग करेंगे। ये बहुत बड़ा फेलियर था पाकिस्तान की उस वक्त फॉरेन पॉलिसी का। इस पर अगर आप ऑनलाइन देखें तो आपको मुनीर अकरम के आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे, लेकिन ये पेपर में तो लिखने की जरूरत नहीं है। मुनीर अकरम के आर्टिकल्स इस पे ऑनलाइन मौजूद। तो ये है क्या असल में? तो इस सवाल में मैंने आपको कंपोजिट और कंप्रिहेंसिव का फर्क बताना है, बाकी तो फिर खुद आपके लिए आसान हो जाएगी बात। कंपोजिट ये है कि भाई आपके जितने भी इश्यूज हैं उन पर एक साथ बात हो रही है जी। कंपोजिट ये है जी। मसलन 2008 में जब ये बॉम्बे अटैक्स हुए थे तो उस वक्त 8 डिफरेंट इश्यूज पर बातचीत चल रही थी। कश्मीर पर बात चल रही थी, वाटर पे बात चल रही थी, ठीक है जी। उसके बाद आपका सर क्रीक पे बात चल रही थी, सियाचिन पे बात चल रही थी, ट्रेड पे बात चल रही थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सब पर एक साथ बात चल रही थी। कंपोजिट डायलॉग कि जहां आप मुख्तलिफ इश्यूज मुख्तलिफ प्रोविंस पर साइमल्टेनियसली एक साथ बात करें। यहाँ पर आपके एक्सपर्ट्स लेट्स से अगर दिल्ली में बैठे बात करें, यहाँ लाहौर में बैठे बात करें, यहाँ कराची में बैठे बात करें, इस्लामाबाद में बैठे बात करें, मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स आपके एक साथ बातचीत चल रही है। कंपोजिट कंपोजिट डायलॉग बेसिकली दो स्टेट्स पर, जो भी दो स्टेट्स हों जो बातचीत में एंगेज हो, उन पर प्रेशर आ रहा होता है। मुख्तलिफ जो ये सफियर्स हैं, इनका ये जो डिफरेंट सफियर्स हैं, इन पर भी प्रेशर आ रहा होता है कि भाई हमारी वजह से डायलॉग फेल ना हो जाए। कल को कोई हमें लेवल ना करता रहे कि जी बातचीत तो ठीक चल रही थी लेकिन इस पर्टिकुलर इशू या इस पर्टिकुलर सफेयर में आके इश्यूज डेवलप होना शुरू हुए। सो कंपोजिट डायलॉग एक बेहतर फ्रेमवर्क है। लेकिन 2015 में क्या हुआ कि जब उफा में कंपोजिट की जगह कंप्रीहेंसिव का वर्ड आ गया। कंप्रीहेंसिव और कंपोजिट ये हॉरिजॉन्टल है जी, सब चीजों पर एक साथ बात चल रही। तो कंपोजिट का फ्रेमवर्क हॉरिजॉन्टल है जी, कंप्रीहेंसिव वर्टिकल है जी। पहले बात होगी एक इशू पर, फिर बात होगी दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर। और कंप्रीहेंसिव में इंडियंस का जी के सबसे पहले बात होगी टेररिज्म पे। जब तक टेररिज्म पे बात खत्म नहीं होगी आगे और किसी इशू पे बात नहीं होगी। ये बहुत बड़ा जो है फॉरेन पॉलिसी फेलियर है जी पाकिस्तान का, जब हमने इस चीज को मान लिया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्रेमवर्क, कंप्रीहेंसिव और कंपोजिट का, जिसने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। और उस वक्त से ही 2015 से हम देखते हैं कि इंडियंस ज्यादा टेररिज्म टेररिज्म एंड टेररिज्म को ही को हाईलाइट करते आए हैं। फिर इसके बाद जी अगला सवाल था जी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड कॉन्फ्लिक्ट। स्ट्रक्चर्ड कॉन्फ्लिक्ट वो है जी जहां पर स्टेट्स इन्वॉल्व हो, याद रखिए। अनस्ट्रक्चर्ड जहां पर स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर या मुख्तलिफ नॉन स्टेट एक्टर्स विद इन अ स्टेट वो इन्वॉल्व है। ठीक है जी, ये बुनियादी फर्क जो स्ट्रक्चर्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड अनस्ट्रक्चर्ड कॉन्फ्लिक्ट का है। ठीक जी। तो हम साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो इंडिया पाकिस्तान हमें ज्यादा इनमें स्ट्रक्चर्ड जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आती है। जैसे कश्मीर हो गया, सर क्रीक हो गया, एंड स्टफ लाइक दैट, वाटर के इशू हो गए। ठीक है जी। अनस्ट्रक्चर्ड की भी एग्जांपल है, जिस तरह श्रीलंका में जितनी देर तामिल्स मौजूद थे 2012 तक, अनस्ट्रक्चर्ड थी जी कॉन्फ्लिक्ट। फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी,
वर्सेस पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान स्टेट, अनस्ट्रक्चर्ड। प्रीरेक्विजिट्स क्या हैं जी टू एड्रेस आ कॉन्फ्लिक्ट? जब अनस्ट्रक्चर्ड कॉन्फ्लिक्ट में है जी, तो नॉन स्टेट एक्टर जो है वो सरेंडर करे, सबसे पहली प्रोविजन वो सरेंडर करे पहले, फिर उसके बाद बातचीत होगी। लेकिन लार्जली जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के प्रीरेक्विजिट्स हैं वो स्ट्रक्चर्ड कॉन्फ्लिक्ट में ही देखे जाते हैं। तो पहला तो जनाब इसमें पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट, पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी। क्लेम्स ऑफ पार्टीज, उनके क्लेम्स क्या हैं जी। फिर एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स चेंज भी होते रहते हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर टाइम मैनेजमेंट, जो आप सोल्यूशन डिवाइस कर रहे हैं वो टाइमली एग्जीक्यूट भी हो रहा हो। फिर रिस्क मैनेजमेंट, भाई उस सोल्यूशन के कोई कॉन्सिक्वेंसेज अगर हैं उनको भी एड्रेस किया जा रहा हो। देन फिर वही जीरो सम वर्सेस वेरिएबल सम। स्ट्रक्चर्ड कॉन्फ्लिक्ट वेरिएबल सम पे एड्रेस होगी, अनस्ट्रक्चर्ड जीरो सम पे हो सकती है। सो ये फ्रेमवर्क जनाब इस पेपर के कुछ की क्वेश्चंस का कि जिनका आपको पता होना चाहिए। अगले पेपर में जी उसने आपसे पूछ लिया कि ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन में फर्क क्या और फंक्शनलिज्म क्या है, तो देख लेते हैं जी। ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन में फर्क, ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स बनाती हैं, तो इंस्टीट्यूशंस भी स्टेट्स मिलके बनाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन में आप उसके एक पूरी आप उसका स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जी, उस ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा। इंस्टीट्यूशन में भी आप स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जी। इस स्ट्रक्चर में रोल असाइन हो जाते हैं जी हर बॉडी को, जिस तरह सिक्योरिटी काउंसिल का रोल, जनरल असेंबली का रोल, तो यहाँ पर भी रोल असाइन हो जाते हैं जी ऑफिसेस को, जो डिफरेंट ऑफिसेस उसके अंदर होते हैं जी। ऑर्गेनाइजेशन में नो अर्ली सजेशंस रिकमेंडेशंस, कोई अर्ली सजेशन रिकमेंडेशंस तय नहीं होती। इंस्टीट्यूशंस में रिकमेंडेशंस सजेशंस ये तय हो जाती हैं जी। यहां पर आके बुनियादी फर्क है जी। ऑर्गेनाइजेशन भी सैंक्शंस इंपोज कर सकती है, इंस्टीट्यूशन भी सैंक्शंस इंपोज कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल वेरिएंट्स इसके अंदर, मल्टीपल स्फीयर्स इसके अंदर हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशन फिक्स्ड उसका वेरिएंट होता है जी। मसलन कोई इंस्टीट्यूशन है जिस तरह एफएटीएफ, तो एफएटीएफ ने ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस को तो नहीं देखना, उसने तो आपके फाइनेंशियल फैक्टर्स को ही देखना है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क को इंश्योर करना है, काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग को इंश्योर करना है, तो उसकी स्फीयर, उसका स्फीयर फिक्स्ड है, वेरिएंट फिक्स्ड है। यूएन है तो वहां पीस पे भी बात हो सकती है, ह्यूमन राइट्स पे भी बात हो सकती है, एक्सेट्रा। सही है जी। सो बनाती इंस्टीट्यूशंस भी स्टेट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी, यानी कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन स्टेट्स ही बनाती हैं। स्ट्रक्चर भी मौजूद होते हैं, रोल भी असाइन होते हैं, सैंक्शंस भी लगाती हैं। लेकिन फर्क कहाँ पे दो, एक तो इनका डोमेन फिक्स होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन फिक्स नहीं होता। और दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन के फोरम पर बैठ के आप सोल्यूशन निकालते हैं, इंस्टीट्यूशन की रिकमेंडेशन सजेशंस पहले से तय होती हैं और स्टेट्स को इनको अबाइड बाय करना होता है। ये बुनियादी फ्रेमवर्क है जी। 10 नंबर का शॉर्ट नोट दिया ना उसने, तो उसके मुताबिक। फंक्शनलिज्म क्या है जी? फंक्शनलिज्म खासतौर पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चलने वाली एक तहरीक आप कह लें,
इंटीग्रेशन है ना जी, जो इंटीग्रेशन की दो थ्योरीज हैं, एक फंक्शनलिस्ट है जी और दूसरी न्यो फंक्शनलिस्ट है जी। फंक्शनलिस्ट एंड न्यो फंक्शनलिस्ट। तो उसने फंक्शनलिज्म के फ्रेमवर्क में हमारे से पूछा। फंक्शनलिस्ट थ्योरी ये है इंटीग्रेशन की कि जनाब एक्सपर्ट्स, किसी भी फील्ड से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हैं वो बेहतर तौर पर इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं। न्यो फंक्शनलिस्ट ये कि एक्सपर्ट्स भी प्लस पॉलिटिशियंस भी दोनों कर सकते हैं। फंक्शनलिस्ट का ये ख्याल है कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो बाइस्ड होते हैं और वो अपनी आइडियोलॉजी वो इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, तो लिहाजा पॉलिटिशियंस की तरफ से आने वाले सॉल्यूशंस जो कभी भी कारामद नहीं होते। तो एक्सपर्ट्स, यही फंक्शनलिस्ट फ्रेमवर्क जो है वो हमें ब्रेटन वुड मॉडल में मिलता है। यही फंक्शनलिस्ट फ्रेमवर्क हमें यूरोपियन यूनियन में भी डेवलप होता नजर आता है। यही फंक्शनलिस्ट फ्रेमवर्क आईएमएफ बनाता है, वर्ल्ड बैंक बनाता है, यानी इनके नतीजे में, इसी फंक्शनलिस्ट तहरीक के नतीजे में ये फोरम्स बने कि एक्सपर्ट्स हाईलाइट। न्यो फंक्शनलिस्ट ये खास तौर पर 1970s में आइडिया डेवलप होता नजर आया कि सिर्फ एक्सपर्ट्स नहीं भाई, पॉलिटिशियंस भी अपना मीनिंगफुल रोल प्ले कर सकते हैं। और इस फ्रेमवर्क ने फिर आईपी को जन्म दिया, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को। सो ये एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है फंक्शनलिज्म की और क्या कहते हैं न्यो फंक्शनलिज्म की, तो उसके थोड़ी बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो होनी चाहिए। इसके बाद अगले दो सवाल हैं जी, वो तो सीधे सीधे उसने वो पूछ लिया आपसे, फैक्चुअल पोजीशन पूछ ली कोई उसने आपसे, आप कह लें कि सवाल कौन से हैं, हाँ जी, कॉन्सिक्वेंसेज है जी, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मिलिटराइजेशन एंड वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। ये सवाल अभी तक नहीं आया जी, यानी अभी तक जितने भी पेपर्स हुए हैं सीएसएस के, तो अभी तक उसने मिलिटराइजेशन एंड वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस प्लस जो आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इससे रिलेटेड जो है वो सवाल कोई नहीं पूछा। लेकिन चांसेस हैं, पूछ भी सकता है, कम चांसेस है लेकिन पूछ सकता है। सो जनाब बात ये है कि 1967 में ना जी एक ट्रिटी हुई थी जिसको कहते हैं आउटर स्पेस ट्रिटी, 1967 में। इसके जरिए बैन इम्पोज किया गया था जी कि न्यूक्लियर वेपन्स और किसी भी तरह के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है इनको, इन पर बैन लगा दिया गया था ये कि जी आप किसी भी तरह ये आउटर स्पेस में इनका यूज, इनको इनकी प्लेसमेंट नहीं करेंगे। सही है जी। साथ साथ सबको ये कह दिया गया कि लीगली सब बाइंडिंग है सब पर कि लीगली हाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं आउटर स्पेस को, लेकिन आप किसी भी तरह से उसकी वेपनाइजेशन या मिलिटराइजेशन नहीं करेंगे किसी भी तरह से। ठीक है। लेकिन बात यह है कि सिंस 1967 सिंस टेक्नोलॉजी तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई जी। तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई है तो फिर हमें बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग रेंज ऑफ टास्क एंड मिशंस डेवलप होते नजर आ गए जी। इंक्रीजिंग रेंज ऑफ टास्क एंड मिशंस वो हमें नजर आते रहे जी। मसलन कैसे भाई, मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आ गई जी, जिसकी वजह से हम स्पेस को मिलिट्री पर्पस के लिए वो यूज होना शुरू हो गई जी। अच्छा, अब याद रखिएगा कि जब भी स्पेस का वर्ड आ गया तो इसको आपने खला नहीं समझ लेना सिर्फ, कि आप समझ लेंगे जी जब हम खला में चले गए जहां ग्रेविटी नहीं। भाई अगर आपकी ये जमीन है
और ये आपका ऑर्बिट है पूरे का पूरा, जिससे ऊपर आपकी जो है वो फिर ग्रेविटी खत्म हो जाती है। तो ये भी स्पेस इसी टॉपिक का हिस्सा है। ये आपकी आउटर स्पेस है, तो ये भी स्पेस आपका हिस्सा है। ये ध्यान में रखिएगा। सो जब भी आप इस टॉपिक को, अभी तो जाहिर है काम टाइम कम है, लेकिन इंटरव्यूज के लिए या आगे फर्दर प्रिपरेशन के लिए ये पूरा 100 मार्क्स का एक आईआर का यानी कि आप कह लें कि एडवांस बीएस लेवल पे तो कम, लेकिन एमफिल लेवल पर, एनडीयू वगैरह में खास तौर पर, और बीएस लेवल पर भी, एनडीयू में, बाकी जगहों पे नहीं, लेकिन एनडीयू में ये करवाया जाता है कि जनाब जहाँ पर मिलिटराइजेशन एंड वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस प्लस मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इस पर ये 100 मार्क्स की अलहदा से आपको प्रिपरेशन प्रोविजन करवाई जाती है। कुछ जगहों पर एमफिल पे भी, कुछ जगहों पे बीएस लेवल पर भी, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज में ये कम है। इसलिए हम देखते हैं कि इन टॉपिक्स को लार्जली जो है वो बाकी यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाया जा रहा होता, तो रिजल्टेंटली पेपर्स में भी हमें इसकी प्रोविजन बड़ी कम नजर आती है। 2016 से लेके अभी तक हमें किसी एक पेपर में भी ये प्रोविजन नजर नहीं आई है, लेकिन इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग का होना स्टूडेंट के लिए जो है वो जरूरी है। ठीक है जी। तो जनाब टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, सेटेलाइट्स का अब यूजेज अब वो आउटर स्पेस में भी और इस स्पेस को भी कंट्रोल करने के लिए वो तो हो रहा है जी। ठीक है जी। क्यों जी? तो आप उससे फिर आप सर्वेलेंस के भी आपके टूल्स जो हैं वो, सर्वेलेंस उसके टूल्स भी जो है वो बेहतर होते जा रहे हैं। रडार सिस्टम आपके, उनका यूजेज भी जो है वो बढ़ता जा रहा है जी। सही। और ये जो तीनों चीजें हैं, आईएसआर जिसको आप कहते हैं, यानी कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनाइंस, रिकॉनाइंस, सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस, इन तीनों में आप हर लिहाज से यानी स्पेस का यूजेज तो कर रहे हैं। सही जी। आपकी कोई भी एडवर्सेरियल स्टेट, वो किसी भी तरह कोई भी लैंड, कोई भी एयर, कोई भी सी, एज वेल एज कोई भी स्पेस, उसका यूजेज तो कर सकती है। तो आपकी एबिलिटी तो होनी चाहिए कि आप उसको ट्रैक करें, आप उसको ट्रेस करें। सो वट एवर 1967 में आउटर स्पेस के लिए जो ट्रिटी प्रोवाइड की गई, सो टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में इसमें सिर्फ जो बात की जी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं होगा, तो इसके अलावा भी तो बहुत सारी प्रोविजंस मौजूद हैं जनाब, कि जो हमें जिसकी इम्प्लीकेशन नजर आती हैं। तो जनाब बात फिर ये हो गई कि ओवरऑल इस सारे में कुछ थ्रेट्स जो हैं, जो इवॉल्विंग थ्रेट्स हैं, उनको भी देखना पे जरूरी हो गया। अब कोई भी स्टेट सिर्फ आईएसआर के कॉन्टेक्स्ट में तो ऑपरेट नहीं करेगी, वो अपनी फिर कैपेबिलिटी भी डिमॉन्स्ट्रेट तो करेगी, तो करनी है उसने। सो फिर उसको स्पेस बेस्ड सिस्टम्स वो भी अपने स्ट्रेंथन तो करने पड़ेंगे। अगर वो नहीं करेगी तो उसके लिए तो इशू बनेगी। और इसी स्पेस बेस्ड सिस्टम में ही 21st सेंचुरी में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है वो साइबर स्पेस भी तो है, तो उसको भी तो स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। उस साइबर स्पेस के साथ एसोसिएटेड जो आपके फिर डीईडब्ल्यूज हैं, जिनको कहा जाता है डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, उनको भी तो आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। सही है जी। ताकि आप किसी भी तरह अपने एनिमी की आ, को
डैमेज कर सकें, डिस्ट्रॉय कर सकें, डिसरप्ट कर सकें इन द वेक ऑफ एनी पोटेंशियल थ्रेट। अभी मोस्ट रिसेंटली ये इसी मई के महीने में शुरू में हमें नजर आ गया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा साइबर अटैक पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स पे हुआ, जिसको 3 घंटों में हमने जो है वो डिस्ट्रप्ट किया, डिस्ट्रॉय किया, डैमेज किया। ठीक है जी। फिर इसके साथ स्पेस के फ्रेमवर्क में ही तो फिर वो लेजर्स, वो माइक्रोवेव पावर्स एंड वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज भी तो आती हैं, जो सब अपने अंदर एक किस्म के वेपन्स हैं। इनमें भी स्टेट्स को इनसे अपने आप को डिफेंड भी करना है। ठीक है जी। इसी के कॉन्टेक्स्ट में फिर आपकी मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के गैजेट्स, उनको भी तो देखना। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स को भी तो फिर देखना, उनसे तो आप डिसोसिएट नहीं हो सकते। सो मिलिटराइजेशन एंड वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, इसमें ठीक है आउटर स्पेस में तो आप कह सकते हैं जी कोई वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन कोई ना करे, एक्सप्लोर करें आप आउटर स्पेस को, यानी कि यूनिवर्स को, खला को। लेकिन जो आपकी स्पेस है उसका यूजेज तो होता नजर आ रहा है, जो कि आपके किसी भी तरह के काइनेटिक, जो आपकी आपकी कह लें कि स्किल्स है, उनके लिए इंडिस्पेंसिबल है। इससे तो आप पीछे नहीं हट सकते। सो ये एक, लेकिन हमारे यहाँ जनरली पढ़ाया नहीं जाता, ये ध्यान में रखिए। जनरली 99% केसेस में हमारे सीएसएस के टीचर्स एकेडमीज इस टॉपिक को नहीं पढ़ा रहे होते, लेकिन आ सकता है पेपर में, कुछ कहा तो नहीं जा सकता कि आता है या नहीं आता। सही जी। सो एक तरफ तो ये आपका जो है वो टॉपिक हो गया जी। इसके बाद जनाब अगला टॉपिक अगेन बड़ा जो है वो मजेदार टॉपिक है जी। और वो जनाब मिसाइल डिफेंस सिस्टम और उसकी जनाब स्ट्रेटेजिक आप कह लें कि स्टेबिलिटी। मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये भी हमारे वहां नहीं पढ़ाया जाता। मिसाइल डिफेंस सिस्टम का फ्रेमवर्क भी बड़ा मजेदार है जी। अनलाइकली है कि इस पे कुछ वो पूछ ले हमारे आईआर के पेपर में, लेकिन फिर भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो होनी चाहिए। काफी डेकेड से हमारे यहाँ इस दुनिया में अक्रॉस द ग्लोब एक जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है ग्लोब की, उसके लिए ये समझा जाता रहा कि भाई बैलिस्टिक मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम ये अगर होगा तो एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी रहेगी। पूरी कोल्ड वॉर में यही फ्रेमवर्क जो है वो ऑपरेटिव रहा है जी। ठीक है जी। लेकिन पोस्ट कोल्ड वॉर में आप अगर चाहें तो इसकी फिर एग्जांपल्स दे सकते हैं, गूगल कर लें। यूएस और यूएसएसआर की तरफ से मुख्तलिफ बैलिस्टिक मिसाइल्स के एक्सपेरिमेंट्स 2-3 के नाम से बता दें। पोस्ट कोल्ड वॉर फिर समझा जाना शुरू हो गया कि जनाब ये एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी नहीं बल्कि एक पोटेंशियल डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर भी है जी। अब ओवरऑल क्यों? क्योंकि पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में यूएस और रशिया के अलावा भी स्टेट्स ने इस डिफेंस सिस्टम का यूजेज या अपनी स्ट्रेंथ इसमें बेहतर करनी शुरू कर दी। टेक द एग्जांपल ऑफ नॉर्थ कोरिया, टेक द एग्जांपल ऑफ ईरान एक्सेट्रा। सो इस कॉन्टेक्स्ट में फिर इसको एक डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर के तौर पर भी
देखा जाना शुरू हो गया। सो एक तो ये एस्पेक्ट इस टॉपिक का कि भाई ये एक डिस्टेबलाइजिंग फ्रेमवर्क के तौर पर मौजूद है, क्योंकि ऐसी स्टेट्स जो हैं वो इन जो आपका मिसाइल सिस्टम है इसका यूजेज कर सकती है न्यूक्लियर अटैक्स के लिए भी। सो इस फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में पोस्ट कोल्ड वॉर में हमें फिर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी स्ट्रेंथन होते नजर आने शुरू हो गए। यानी कि अगर कोल्ड वॉर में बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम उसको स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के तौर पे देखा जाना शुरू हो गया, तो अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में फिर हम देखते हैं S-300, फिर S-400 सिस्टम्स, पैट्रियट सिस्टम, फिर इजराइल की तरफ से उसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्सेट्रा। बहुत सी प्रोविजंस डेवलप होती नजर आ गई कि जिसकी फिर ग्लोबल तो इम्प्लीकेशन है ही है, रीजनल भी इम्प्लीकेशंस होना शुरू हुए। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी आप लेके आ सकते हैं इसको। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में फिर हतफ एफ है, हतफ के बाद फिर अबाबील एक्सेट्रा। इंडियंस भी S-400 की तरफ जो है वो मूव होना शुरू हो गई। सो ये एस्पेक्ट्स जो है वो इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। छोटा सा फ्रेमवर्क है लेकिन मजेदार फ्रेमवर्क है इस सवाल का। फिर इसके बाद जनाब यूनाइटेड नेशंस, जनाब आपकी थेरीज कैसे देखती हैं जनाब यूनाइटेड नेशंस को एज एन ऑर्गेनाइजेशन? सही। तो आप पहले तो यूनाइटेड नेशंस की जो है वो डिटेल बता दें कि यूनाइटेड नेशंस क्या फोरम है, कब बना, कैसे डेवलप हुआ, उसके ब्रीफ फैक्ट्स दे देंगे। मैं अब यहाँ पर इस सवाल को इस तरह आपको जवाब देने जा रहा हूँ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ UN नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो निचले तीनों सवाल है ना जी आपके, OIC से रिलेटेड, ये UN से रिलेटेड और WTO से रिलेटेड, आपकी थेरीज ने तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे जो व्यू है उसका वो तो सेम ही चलना, तो उसने कोई अलग से फ्रेमवर्क तो नहीं देना। सो मैं इन तीनों सवालों का एक ही सेट पैटर्न में जवाब कि आपकी थेरीज ऑर्गेनाइजेशंस पर या इंस्टीट्यूशंस पर क्या व्यू रखती है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ताकि वो तीनों सवाल, और अगर इनके अलावा भी अगर कोई और आ जाए, जिसने एक दफा पेपर में ब्रिक्स पे आ गया था, तो आपने ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक फैक्ट्स पढ़े हों जी, वो पता हो कब बनी, कितने मेंबर हैं, इसकी क्या फंक्शनिंग है, एक पैराग्राफ जो है वो आपके पास हो, और नीचे फिर यही फ्रेमवर्क अप्लाई होना है जी। सही जी। और तीन का तो बड़ा जरूरी, मसलन लिबरलिज्म। भाई लिबरलिज्म जो है ना जी, वो सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि वो आर्टिकुलेट करती है जी, किस चीज को आर्टिकुलेट करती है कि जनाब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है उसी से पीस एस्टैब्लिश हो सकता है, उसी से फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी हो सकती है। सही है। इनके ख्याल में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कोई भी हो, यहाँ तो UN का टॉपिक है ना जी, और WTO का है या OIC का, किसी भी तरह की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, याद रहे जब भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात होगी तो उसमें इंस्टीट्यूशंस भी इनकॉर्पोरेटेड ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इंस्टीट्यूशंस में आपको रिकमेंडेशन सजेशंस एक आपके सामने मौजूद होती है और उसके मुताबिक ही चल रहे होते हैं, लेकिन एक ग्रैंड फ्रेमवर्क में तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जब भी वर्ड आएगा तो इंस्टीट्यूशंस भी उसके अंदर ही हैं। व्यू जो थ्योरी का है वो सेम फ्रेमवर्क में चलेगा। तो जब यहाँ जब भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ तो ये समझ लें कि मतलब इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन एक ही मतलब है। तो जनाब लिबरल्स के नजदीक
ये फंक्शनल बॉडीज होती हैं जी, फंक्शनल बॉडीज। और बीइंग फंक्शनल बॉडीज जो है ये आपकी ट्रेड को भी प्रमोट करती हैं, ये आपकी कॉमर्स को भी प्रमोट करती हैं। ठीक है जी, समझ आ रही जी। फिर इसी तरह लिबरल्स में ही एक कैंप जिसको आप कहते हैं लिबरल इंटरनेशनलिस्ट। लिबरल इंटरनेशनलिस्ट का ख्याल है कि भाई पीस के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती हैं। क्यों? कहीं के अगर आपने कहीं पर यूज ऑफ फोर्स भी करनी है तो वो भी ऑर्गेनाइजेशंस ही बेहतर तौर पर कर सकती हैं पीस को एस्टैब्लिश करने के लिए। सही है जी। सो एक वर्किंग पीस वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही एस्टैब्लिश कर सकती हैं। सही है जी, क्लियर होता है जी। सो ये चीज हमें नजर आती है। अब इसकी कुछ मैनिफेस्टेशंस अगर आप बताना चाहें तो आप बता दें जी। मैनिफेस्टेशंस जनाब यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में देख लें तो पूरे का पूरा यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, वहीं से यूरोप की इंटीग्रेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता नजर आया। इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन, यही दो बड़े फ्रेमवर्क्स हैं और इन्हीं का की मैनिफेस्टेशन हमें नजर आती है जी। समझ आ रही है जी। सो अब मैनिफेस्टेशन में आप यूएन का हवाला दे दें, मैनिफेस्टेशन में आप ब्रिक्स का हवाला दे दें, मैनिफेस्टेशन में आप जो है वो एसयू का हवाला दे दें, जो भी की फैक्ट्स आपको पता। तो लिबरल्स का व्यू तो सीधा सीधा सा कि ट्रेड कॉमर्स, आप डब्ल्यूटीओ का हवाला दें, ट्रेड कॉमर्स। फिर इवन जो लिबरल इंटरनेशनलिस्ट है उनका ख्याल है कि पीस के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रियलिस्ट कैसे देखती है? किसी भी तरह रियलिस्ट कहते हैं कि इतनी ज्यादा ऑप्टिमिज्म मत जोड़ो। ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इनको ये रिजेक्ट नहीं करते, याद रखें, रिजेक्ट नहीं करते रियलिस्ट, लेकिन कहते हैं बस ये एक न्यू अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट के जरिए भी बेसिकली स्टेट्स अपना मटेरियल एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ही पूरा कर रही होती हैं। जिनको फायदा होता है वही ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बनती हैं, और अक्सर मकसद स्टेट का अपने मटेरियल और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरा करना होता है। स्टेट्स कोई यूनिवर्सल फ्रेमवर्क में ऑपरेट नहीं करती, वो अपने इंडिविजुअल फ्रेमवर्क में ऑपरेट करती। तो इतनी ज्यादा ऑप्टिमिज्म ना जोड़ो विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। असल में स्टेट्स तो अपने मकसद के लिए जोड़ती हैं। ठीक है जी। स्टेट्स का मकसद बेसिकली अपनी पावर और अपना एडवांटेज हासिल करना होता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन से उसको ये पावर और एडवांटेज मिल रहा है, ठीक है जी, तो वो उसको ज्वाइन कर लेगी। ठीक है जी। मतलब शुरू के जो आपके रियलिस्ट हैं, जो क्लासिकल रियलिस्ट हैं जिस तरह मॉर्गेंथो वगैरह, तो मॉर्गेंथो वगैरह वो रिकग्नाइज करते हैं, दे रिकग्नाइज कि भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं आपके, वो इंटरस्टेट निगोशिएशंस, इंटरस्टेट बार्गेनिंग्स, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, अपना रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन असल में स्टेट्स के दरमियान ही निगोशिएशन और बार्गेनिंग के तौर पर बीइंग अ प्लेटफॉर्म आप कह सकते हैं कि वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन करना तो जो कुछ है स्टेट नहीं। लेकिन जो बाद के आपके फिर लेटर ऑन जो रियलिस्ट हैं, लेटर रियलिस्ट, न्यू रियलिस्ट वगैरह, उनके ख्याल में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका जो इन्फ्लुएंस है एज अ प्लेटफॉर्म वो भी नहीं है जी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन क्योंकि मॉर्गेंथो वगैरह के दौर में एक न्यू अरेंजमेंट के तौर पे ये चीज सामने आई, तो अर्ली रियलिस्ट हमें नजर आते हैं, तो वो कहते हैं हाँ यार, अगर इसके जरिए भी स्टेट्स की आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स इश्यूज एड्रेस हो जाएं तो बुरी बात नहीं। ये हमारी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हम ये समझते हैं कि रियलिस्ट तो अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं
इंस्टीट्यूशन को कोई नजरअंदाज नहीं करता। सही है जी, ये ध्यान में रखिएगा। मसलन जो क्लासिकल, सॉरी, ये जो न्यो रियलिस्ट हैं, न्यो रियलिस्ट का ख्याल है कि भाई किसी भी तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव नो इंडिपेंडेंट इफेक्ट ऑन स्टेट्स। कोई इंडिपेंडेंट इफेक्ट स्टेट्स पे होता ही नहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का। बल्कि अगर कोई इफेक्ट हमें नजर भी आ रहा होता है तो वो स्टेट अपनी पावर और अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रख के ही वो इफेक्ट ले रही होती है। ठीक है जी। सो जनाब, इसकी एक बड़ी एग्जांपल, इसकी मैनिफेस्टेशन सिक्योरिटी काउंसिल। भाई सिक्योरिटी काउंसिल में अगर कोई वीटो करता है तो वो वीटो, कोई भी बड़ी पावर, रशिया हो गया, यूएस हो गया, एक्सेट्रा, चाइना हो गया, तो कोई भी अगर वीटो करता है तो क्या वो वीटो ना करे ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की प्रोविजन पूरी हो जाए, रेजोल्यूशन पास हो जाए तो पीस के लिए तो अच्छी चीज है, लेकिन को वीटो जो किया जाता है वो उस बड़ी स्टेट का अपना चॉइस, अपना फैसला होता है ना जी, उस पर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का प्रेशर तो नहीं होता। तो अल्टीमेटली तो स्टेट ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये एक अलग बात है कि अगर हम क्लासिकल रियलिज्म को देखें तो क्लासिकल रियलिज्म बहुत ज्यादा स्टेट सेंट्रिक है, और अगर हम न्यो रियलिस्ट को देखें तो न्यो रियलिस्ट बिग स्टेट सेंट्रिक है। छोटी स्टेट्स की तो बात ही नहीं करते ये बेचारे। ठीक है जी। खैर, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कैसे देखता है जी? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, इनके नजदीक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की क्या इंपॉर्टेंस है? बड़ा मजेदार फ्रेमवर्क है जी ये। ज्यादा पुराना तो नहीं, जाहिर है हमें 21st सेंचुरी में ही सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एक्सपैंड होता नजर आता है। गो के 1980s 1990s में ये आइडिया तो आ गया, लेकिन एक्सपेंशन इसकी हमें 21st सेंचुरी में नजर आती है सबसे ज्यादा। यानी अगर हम पावर के फ्रेमवर्क में देखें ना, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को एज अ पावर, वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एज एन इंस्टीट्यूशनल पावर, पावर की 4 डोमेन्स देता है ना जी कंस्ट्रक्टिविज्म। तो उसमें एक बड़ी डोमेन एज एन इंस्टीट्यूशनल पावर। ठीक है जी। तो वो कैसे है जनाब? इसके कॉन्टेक्स्ट में इनके ख्याल में कि भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ जो कोई अपने जो टारगेट्स हैं, ग्लोबल टारगेट्स, उनके कॉन्टेक्स्ट में नहीं, बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती हैं कि जिसमें स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी भी इफेक्ट होती है। जैसा ग्लोबल एनवायरमेंट वैसी स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसीज स्टेट्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे वो आपका हो गया जनाब यूनाइटेड नेशंस, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर ह्यूमन, वो राइट्स कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, यूएनएचसीआर। तो यूएनएचसीआर की प्रोविजंस उसको स्टेट्स को फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह यूनाइटेड नेशंस के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसकी प्रोविजंस स्टेट्स को फॉलो कर, और अगर स्टेट्स फॉलो नहीं करती तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सैंक्शंस भी लगते हैं, प्रेशर भी आते हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल पावर के तौर पर अपनी हैसियत बना चुके हुए हैं जी। ये अपनी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर डेवलप कर चुके हुए हैं जी। ये फोरम्स अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज डेवलप कर चुके हैं। टेक द एग्जांपल ऑफ कोविड जी। कोविड में डब्ल्यूएचओ की तरफ से आने वाली गाइडलाइंस स्टेट्स फॉलो करती रही, जो मुकम्मल चलो नहीं करती, लेकिन पैटर्न
तो रिकमेंडेशंस को अलाइनमेंट तो करती रही है उनके साथ। सही। सो ये फ्रेमवर्क रहते हुए जिसमें आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल आ जाता है तो आपको उस फ्रेमवर्क में आप उसका जवाब दे सकते हो। तो सिंपल कर दिया मैंने ताकि आपको जाहिर है, जो मैं कोई हरफ आखिर तो नहीं हूं कि मेरे बनाए हुए पेपर्स में से ही वहां पेपर आने, यू नेवर नो। भाई बात इस तरह है कि ये इन टोटल कोई मिल मिला के 140 प्लस क्वेश्चंस आपके डेवलप हो जाते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के, करंट अफेयर्स के, फिर यूएसए के या यूरोपियन के, दोनों मैंने करवाए, फिर आईआर के तो बहुत ज्यादा बन जाते हैं। लेकिन अगर कोई आईआर के फ्रेमवर्क में इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सवाल आ जाता है तो आपने फिर वो लिबरल, रियलिस्ट और कंस्ट्रक्टिविस्ट का फ्रेमवर्क ही उसको मेंशन करना, ये ज़हनों में बिठा लें। आखिरी पोर्शन जी, आखिरी पोर्शन को शुरू करते हैं। जी जनाब, आखिरी जो फिर पेपर और उसको जरा देख लेते हैं। आईआर पेपर 2 का जो लास्ट पार्ट, गालिबन ये 5th पार्ट जो लास्ट पार्ट बनता है। किसी भी तरह के इंटरनेशनल इशू पर अगर आईआर के पेपर में सवाल आ गया तो हम उसको कैसे एड्रेस करेंगे। पहला सवाल उसने दे दिया जी, व्हाट वर द फैक्टर्स बिहाइंड ट्रेड वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना एंड हाउ डिड इट इम्पैक्ट द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ बोथ द कंट्रीज। अब लगता तो ये करंट अफेयर का सवाल है जी, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा टाइम लगेगा जी इन सवालों को समझाने के लिए। लगता तो ये करंट अफेयर का सवाल है कि भाई आप 4-5 फैक्टर्स बता दो और उसके बाद दोनों कंट्रीज की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर इंपैक्ट बता दो, दैट्स इट। जिन्होंने पढ़ा हुआ वो लिख दें। मैं कुछ 4-5 फैक्टर बता दिए, यूएस की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, चाइना की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, बात खत्म। लेकिन ये आईआर का जवाब नहीं होगा, ये ध्यान में रखें जी। आईआर का मेरा जवाब डेवलप अगर होगा तो इस फ्रेमवर्क में होगा कि भाई इनके दरमियान जो फैक्टर्स हैं इस ट्रेड वॉर के पीछे, उस ट्रेड वॉर के पीछे दो स्टेट्स की आपस की, टू स्टेट इकोनॉमिक राइवलरी। क्योंकि हम जिस अब अहद में हैं 21st सेंचुरी के, वो जियो इकोनॉमिक्स का फ्रेमवर्क है जी। जियो पॉलिटिक्स, उसका सिग्निफिकेंस, उसका इन्फ्लुएंस कम हो गया और अब जियो इकोनॉमिक्स का दौर है। और उस दौर में दो स्टेट्स के दरमियान इकोनॉमिक राइवलरी, यानी ये एक एग्जाम्पल के तौर पर कि कैसे फैक्टर्स भी हाईलाइट होंगे दोनों की ट्रेड वॉर के दरमियान। सो उस जियो इकोनॉमिक्स में फिर ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में जितने भी आगे फर्दर एस्पेक्ट्स वो इनकॉर्पोरेटेड होंगे जी। सो यहां से मैं अपने फैक्टर्स को फ्रेम करूँ। जब बात आ जाएगी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, अच्छा लिखने मैंने सेम ही है जो कि एज अ करंट अफेयर पेपर, लेकिन उसको मैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एक आईआर के डिसिप्लिन से दिलवा के लेके चलूं। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट, तो भाई कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी इस चीज को बहुत ज्यादा एडुकेट करती है कि इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, इसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर होता है। जबकि दूसरी तरफ हम रियलिज्म की अगर थ्योरी देखें तो रियलिज्म की थ्योरी कहती है कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे कोई इंपैक्ट नहीं, ना ही डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का इंटरनेशनल एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट होता है, ये इंडिपेंडेंट डोमेन्स है। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी कहती है कि हाँ ये होता है और ये हुआ है। अब मैं वही करंट अफेयर वाली फ्रेमवर्क के जैसे कि यूएस की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, यूएस के मिड टर्म इलेक्शंस, सही है जी, कैसे वो इम्पैक्ट हुए, कैसे ट्रम्प की जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, वो मिड टर्म इलेक्शंस लूज किया उसने, इवन 2020 का इलेक्शन लूज किया। और चाइना के फ्रेमवर्क में हम देखते हैं कि चाइना में भी जो ट्रेडर्स हैं
उनकी तरफ से आने वाले प्रेशर्स की वजह से चाइनीज गवर्नमेंट को भी जो है वो अपनी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ा। यानी जिस पेस पर वो टैरिफ्स इम्पोज कर रहे थे वो उनको कम करने पड़े और ऑल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढनी पड़ी अपने ट्रेडर्स के लिए कि अगर यूएस के साथ ट्रेड कम होनी है तो फिर ऑल्टरनेटिव मार्केट्स दो जी। सो वो कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी हमें कहती है कि हाँ भाई डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर इंपैक्ट होता है आपके किसी भी इंटरनेशनल एनवायरमेंट का। सो चीजें वही है करंट अफेयर वाली, लेकिन फ्रेमवर्क, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इस हेडर में भी और इस हेडर में भी मैं दो ले आया और उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात कर दी, तो यूं ये मेरे आईआर की डिसिप्लिन के करीब तर जवाब हो गया। इसी तरह जी अगला सवाल, वो कहता है जी यूक्रेन पे जो इन्वेजन है ना जी, वो टेस्टिफाई करती है कि इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन जो है ये कॉन्सेप्ट्स ये अभी भी इंफीरियर हैं टू रियल पॉलिटिक्स। आप ऐसे सवाल से एग्री भी कर सकते हैं, ऐसे सवाल से डिसएग्री भी कर सकते हैं। ठीक है जी। मैं तो इस सवाल को जवाब में अगर मैं लिखूंगा तो मैं एग्री और डिसएग्री दोनों को लेके चलूंगा कि हाँ जी ये बात पार्शली ठीक भी है और ये पार्शली ठीक नहीं भी है। एग्री करते हुए बताऊंगा कि हाँ रशियंस वो उसी रियल पॉलिटिक में ऑपरेट करते रहे हैं 21st सेंचुरी में, और ये यूरोप की मिसकैलकुलेशन है कि यूरोप इंटरडिपेंडेंस और इंटीग्रेशन में इतनी आगे बढ़ गई कि उन्हें लगा कि रशिया इज नो मोर अ थ्रेट। और ये मैं बात नहीं कर रहा, ये जॉन मर्शिमर का थीसिस है, ऑनलाइन अवेलेबल, आप देख सकते हैं कि रशियंस को रियल पॉलिटिक में इंगेज रखने वाले, रखवाने वाले वो खुद रशियंस नहीं है बल्कि वो यूरोपियंस हैं जो रशियंस की इनसिक्योरिटीज को समझ नहीं पाए। सो मैं इस आइडिया को एक्सपैंड करूंगा कि हाँ जी है कि ये रियल पॉलिटिक रिलेटेड टू सिक्योरिटी डिफेंस इशू कहां पे है, वही नेटो, नेटो की एक्सपेंशन। अब मैं फिर इसकी फर्दर डिटेल्स में चला जाऊंगा कि क्या कंसर्न्स है रशियंस को, क्यों नेटो एक्सपैंड होता रहा, 14 कंट्रीज क्यों ईस्टर्न यूरोप के नेटो का हिस्सा बने, जबकि रशियंस ये समझते हैं हमारे साथ प्लेज हुआ था कि जनाब जर्मनी के बाद, ईस्टर्न जर्मनी के बाद और कोई नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। दूसरी तरफ मैं कहूंगा नहीं, मैं डिसएग्री भी करता हूँ जी कि इंटरनेशनल रिलेशंस के डिसिप्लिन में एक बड़ा स्कॉलर, भाई जॉन मर्शिमर आईआर का स्कॉलर है ना, न्यो रियलिस्ट है। तो दूसरी तरफ मैं कहूंगा नहीं, मैं डिसएग्री भी करता हूँ जी, क्योंकि आईआर के फ्रेमवर्क में ही हमें देखने को मिलता है कि 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ नॉन वेस्टर्न इकोनॉमीज, और इन नॉन वेस्टर्न इकोनॉमीज का सबसे बड़ा जो इनका डिसएडवांटेज है कि ये किसी भी तरह की स्ट्रेटेजिक कंपटीशन इसका एक्सपीरियंस नहीं रखते विद वेस्ट। और ये स्ट्रेटेजिक एक्सपीरियंस विद द वेस्ट अगर कोई रखता है तो वो सिर्फ रशिया। यही वजह रशिया में एससीओ में भी नजर आता है, यही वजह रशिया में ब्रिक्स में भी नजर आता है। सही है जी। सो रशियंस 21st सेंचुरी में ये ख्वाहिश रखते हैं अपने न्यू फॉरेन पॉलिसी कॉन्सेप्ट के जरिए कि हम नॉन वेस्टर्न इकोनॉमीज को भी कन्विंस कर सकें कि रशिया ही वो मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक पावर है जो आपको सेफ गार्ड्स प्रोवाइड कर सकता है फ्रॉम वेस्टर्न इकोनॉमीज। सो इस मद में सिंस 2008 रशियंस अपनी पावर एग्जिबिट करते हैं सो दैट कि वो नॉन वेस्टर्न इकोनॉमीज को ये शो कर सके अपनी कैपेबिलिटीज कि हम वेस्ट को समझते हैं और वेस्ट को डेटर करने की तमाम सलाहियत रखते हैं। ये अब कंस्ट्रक्टिविस्ट आर्गुमेंट है। सो कोई रियल पॉलिटिक नहीं है, बेसिकली रशियंस अपनी पावर एग्जिबिट करते हैं सो टू कन्विंस नॉन वेस्टर्न इकोनॉमीज कि हम ही हैं वो स्ट्रेटेजिक अम्ब्रेला
जो आपको वेस्ट के साथ स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में असिस्ट कर सकते हैं। सो मैं ये दोनों व्यूज के साथ इस जवाब को लिखूंगा, एक न्यो रियलिस्ट का और दूसरा कंस्ट्रक्टिविस्ट का। जाहिर है की फैक्ट्स तो बताने ही बताने हैं, ये जेन में रखे हैं। अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखा मैंने तो इसका ये मतलब नहीं है। कोई भी सवाल इंटरनेशनल कंटेम्प्रेरी अफेयर का आएगा तो उसके की फैक्ट्स एक पैराग्राफ की सूरत में वो आपने बताने बताने, पर एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ से ज्यादा ना लेके जाइए। Constructivism has taught us that moral and logical considerations are relative, discussed with reference to the violation of human rights and the contradictory views of states, organizations, institutions. भाई अगर कोई भी प्रोविजन है इंटरनेशनल लॉ की तो उस पर एक यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, लेकिन हम सिस्टम में देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में कि ऐसे यूनिवर्सल प्रोविजंस नजर नहीं आती। इसकी वजह यह है कि ये दुनिया अनार्की ऑफ एनिमीज एंड अनार्की ऑफ फ्रेंड्स में बटी हुई है। ये किसका आर्गुमेंट है? अलेक्जेंडर वेंट। कौन है अलेक्जेंडर वेंट? कंस्ट्रक्टिविज्म का बानी। तो सवाल ही उसने किया ना, कंस्ट्रक्टिविज्म है टॉट एस के मॉरल एंड लॉजिकल कंसीडरेशंस वो रिलेटिव है। क्यों? क्योंकि दुनिया अनार्की ऑफ एनिमीज एंड अनार्की ऑफ फ्रेंड्स में डिवाइडेड, और किसी भी तरह की फिर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स उस पर कोई यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनता, ना बनाया जाता है, बल्कि आप अनार्की ऑफ एनिमीज और फ्रेंड्स में रहते हुए ही प्रोविजंस को देखते हैं। तो कंट्राडिक्टरी व्यूज देख लेते हैं जी। अब वो केस स्टडीज आप ले आएंगे, 3-4 केस स्टडीज दे दो। इस सारी चीज को एक्सप्लेन करना है, जिसने कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ा है वही इसको एक्सप्लेन कर सकता है, वही समझ सकता है। मैंने तो यहाँ पर आपको एक स्केच देना ना जी कि इस पैटर्न पर इस सवाल में चलना है। जिसने कंस्ट्रक्टिविज्म को पढ़ा हुआ वो इसको एक्सपेंड कर सकता है केस स्टडीज में। केस स्टडीज में आप किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की केस स्टडी दे सकते हैं, खासतौर पर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया कैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस, जर्नलिस्ट, और फिर जमाल वाला एपिसोड भी उसकी एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं, कैसे उस पर वेस्ट के व्यूज कैसे आए, कंट्राडिक्टरी आए। फिर सीरिया, सीरिया पे रशियंस के व्यूज, वेस्ट के व्यूज। फिर वॉर ऑन टेरर, वॉर ऑन टेरर के कॉन्टेक्स्ट में वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब ऑफ कोर्स जो प्रिजनर्स भी पकड़े गए वो चाहे टेररिस्ट हैं नहीं है, लेकिन जब आपकी प्रिजन्स में है तो उनके लिए फेयर ट्रायल की प्रोविजंस। सो यूं 3-4 प्रोविजंस कि भाई हमें कंट्राडिक्टरी व्यूज। फिर चाइना फैक्टर, चाइना में यूग और मुस्लिम्स, उससे रिलेटेड प्रोविजंस। सो इट्स क्वाइट इजी जब केस स्टडीज में आ जाएंगी, अगर ये ऊपर वाले फ्रेमवर्क्स जो हैं वो इजी हों। ठीक है जी। तो ये सवाल हो गया। उसके बाद जनाब, लिबरल इंटरनेशनलिस्ट एजेंडा हैज ब्रॉट मोर हैवक। अच्छा जी, एक चीज तो जेन में रखें जी, बीइंग एन आईआर स्टूडेंट, इंटरनेशनलिज्म और लिबरल इंटरनेशनलिस्ट, इंटरनेशनलिज्म की ही एक सब डोमेन है लिबरल इंटरनेशनलिज्म। इंटरनेशनलिज्म ये एक बिड है, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिसमें सब लॉज को माने। ठीक है जी। एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क डेवलप हो जाए अक्रॉस द ग्लोब कि जिसपे पीस ही पीस हो, ट्रेड हो। लिबरल इंटरनेशनलिस्ट ये बेसिकली फॉरेन पॉलिसी की डोमेन में है जी। सारे का सारा इंटरनेशनलिज्म फॉरेन पॉलिसी की डोमेन में नहीं, लेकिन लिबरल इंटरनेशनलिज्म फॉरेन पॉलिसी की डोमेन में है कि भाई अगर कहीं आपको यूज ऑफ फोर्स भी करनी है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, सही है जी, तो आप कर सकते हैं यूज ऑफ फोर्स, ये ध्यान में रखें। तो ये लिबरल इंटरनेशनलिस्ट एजेंडा, इसने और ज्यादा प्रॉब्लम्स ही क्रिएट की हैं। खास तौर पर जनाब उसने सवाल में पूछा है वॉर ऑन टेरर एंड इराक इन्वेजन, इसके कॉन्टेक्स्ट हम ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करेंगे, हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे, सही है जी।
हम इकोनॉमी को उसकी फ्रीडम इंश्योर करेंगे। लेकिन क्या ये काम वॉर ऑन टेरर के कॉन्टेक्स्ट में और इराक इन्वेजन के कॉन्टेक्स्ट में हुए? अब यहाँ पर फिर की फैक्ट्स के साथ आप सब्सटेंशिएट करेंगे बिग नो कि नहीं हुए। ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस खुद अलाइड फोर्सेस करती नहीं। क्या डेमोक्रेसी इराक और अफगानिस्तान में इंश्योर हो गई? नहीं हुई। ठीक है जी, समझ आ रही? तो इसको आप एक्सपैंड करेंगे गिवन इन व्यू कि भाई लिबरल इंटरनेशनलिस्ट एजेंडा अपने इंटेंडेड डिजाइन्स पूरे नहीं कर सका। क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, कोई इतना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। फिर जनाब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो है वो आईआर के स्कॉलर्स क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्या कहते हैं जी? यानी आप गूगल भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ किताबों में भी ये चीज मिल जाती है, इन्वायरमेंट एंड आईआर थ्योरी। इन्वायरमेंट एंड आईआर थ्योरी क्या कहती हैं जी जनाब? आईआर थ्योरी इन्वायरमेंट के बारे में क्या कहती है? तो बात यह है कि जो पहला बड़ा आपका स्कॉलर है मॉर्गेंथो, तो मॉर्गेंथो के यहाँ हमें उसकी जो किताब है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, उसमें तो हमें क्लियरली एक निग्लेक्ट मिलता है जी, निग्लेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज, क्लियरली निग्लेक्ट मिलता है। क्योंकि वो मेंशन करता है, क्या मेंशन करता है? दैट कि जो आपकी नेचुरल इन्वायरमेंट है ना जी, वो ओनली एज ए फिक्स्ड फैक्टर है ऑफ नेशनल पावर। तो आपकी तो इन्वायरमेंटल इश्यूज को तो वैसे ही निगलेक्ट कर जाता है। पहला जो बड़ा थेरिस्ट है या स्कॉलर है आपका आईआर का। लेकिन उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली हम देखते हैं कि मॉर्गेंथो के बाद जो नेक्स्ट 30 to 40 years हैं, उनमें स्लोली एंड ग्रेजुअली हम देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में एनवायरनमेंट को वो स्टडी होना शुरू हो गई। और जो सारी जो इसमें जो बड़ी पहली डेवलपमेंट हुई वो हुई फिर ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर की कॉन्टेक्स्ट में फिर डेवलप हुई ओजोन रिजीम। यानी जो आज आप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और क्लाइमेट चेंज और इन चीजों पे देखते हो, इससे पहले ओजोन रिजीम का आइडिया जो है वो डेवलप हुआ। और उसके बाद फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली जब ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आइडिया डेवलप हुआ, जो अब ज़ाहिर 26 हुई ग्लासगो में, तो हम देखते हैं कि इसमें पहला बड़ा नाम ऑरन यंग। ऑरन यंग वो पहला बड़ा स्कॉलर है कि जिसने एनवायरमेंटल ट्रिटी इसकी इंपॉर्टेंस पे जोर दिया। पहला बड़ा नाम ये लिबरल्स के कैंप का ही है जी, ऑरन यंग, कि भाई एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रिटी होनी चाहिए। ठीक है जी, ताकि सब मॉरली बाइंड हो जाए। दूसरा जो फ्रेमवर्क फिर हमें नजर आया यानी स्कॉलर्स की तरफ से, वो हुआ कि जनाब इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। और वो साइंटिफिक नॉलेज खास तौर पर उसमें फिर रोल ऑफ स्टेट्स प्लस एनजीओज, के एनजीओज रोज अपना रोल नजर आकर प्ले करें जी। ठीक है जी। और इसके कॉन्टेक्स्ट में फिर जो अप्रोच डेवलप हुई आईआर में, उसको कहते हैं कॉग्निटिव अप्रोच। इसका इस्तेमाल होता हमें नजर आया जी, कि कॉग्निटिव अप्रोच के पॉलिसी मेकर्स अकेले सब कुछ ना कर रहे हो, बल्कि साइंटिफिक स्टडीज को भी इनकॉर्पोरेट किया जाए। ठीक है जी। और यही चीज फिर हमें नजर आती है
कि 1990s में एपिस्टेमिक, दोबारा लिख सकते, एपिस्टेमिक कम्युनिटीज का आइडिया क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट में डेवलप होता नजर आया कि एक इन्वायरमेंटल गवर्नेंस का आइडिया अक्रॉस द ग्लोब, इसी एपिस्टेमिक कम्युनिटीज के आइडिया से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आइडिया जो है वो जनरेट हुआ। सही। फिर लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट भी मैदान में आ गए। लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट का जो फ्रेमवर्क सामने आया, वो फिर हम कहते हैं जनाब कि हम एक ऐसे सिस्टम में इस वक्त जिंदा जो कि फ्रेगमेंटेड सिस्टम है जी, फ्रेगमेंटेड सिस्टम। और इस फ्रेगमेंटेड सिस्टम में ये सवाल हाउ टू ऑब्टेन अ ग्लोबल गवर्नेंस ओवर क्लाइमेट इश्यूज, ये चीज सामने आ गई। यानी स्टेट की इनकैपेसिटी, फ्रेगमेंटेड हो गया ना सिस्टम, तो यानी स्टेट की इनकैपेसिटी, उसकी इनकैपेसिटी रही है जनाब कि कैसे हम जो है वो स्टेट जो है वो इन इश्यूज को एड्रेस कर सकती, तो नहीं कर सकती। तो इस कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो प्लेयर्स है वो जनाब अपना रोल प्ले करें थ्रू द फोरम ऑफ WTO। ठीक है जी। कोई ऐसे इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस डेवलप किए जाएं कि जिनको सब फॉलो करें। सही जी। लेकिन सबसे मजेदार जो फ्रेमवर्क फिर आया वो कंस्ट्रक्टिविस्ट की तरफ से आया कि भाई किसी भी तरह की ट्रीटीज, किसी भी तरह के एग्रीमेंट्स, वो किसी सूरत भी गवर्नेंस डेवलप नहीं कर सकते बेहतर, चाहे वो बाइंडिंग हो चाहे वो नॉन बाइंडिंग हो। क्योंकि ये बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग की डिबेट ही इसने डिवीजन क्रिएट की। जिस तरह यूएस वो नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स के हक में था, जबकि रिमेनिंग वेस्ट या यूरोप के कंट्रीज वो बाइंडिंग एग्रीमेंट्स, तो एक डिवीजन क्रिएट होगी जिसकी वजह से आप प्रोविंस आगे नहीं। रिजल्टेंटली फिर हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में देखते हैं कि प्लेजेस की तरफ आजम के यादें प्लेज करें स्टेट्स। और ये प्लेज का आइडिया ये पूरे का पूरा इसकी एक हिस्टोरिसिटी है जी, क्योंकि पूरी कोल्ड वॉर में प्लेज बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क रहता था यूएस और यूएसएसआर के दरमियान। इनके दरमियान ट्रीटीज कम है, प्लेजेस ज्यादा है। जिस तरह क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को भी अगर हम देखें ना जी, तो उसमें भी प्लेज हुआ कि अगर यूएसएसआर को क्यूबा से मिसाइल उठा लेगा तो 6 महीने बाद यूएस टर्की से मिसाइल उठा लेगा, प्लेज हुआ। सो वो जो प्लेजेस का कल्चर है ना जी, वो दोबारा वापस आता नजर आता है। सो यूं मुख्तलिफ IR की थेरीज जो हैं वो इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन मेन की आइडिया मैंने आपको देने की कोशिश की कि आपने कोई क्लाइमेट चेंज की कहानियां लंबी लंबी नहीं चला देनी। उन्होंने IR की थेरीज क्या कहती हैं जी, उससे रिलेटेड ये प्रोविजंस हैं जी। ये हैं जी टोटल पूरे सवालात। अगर आई डोंट नो कि क्या वहां पे आता है, लेकिन अगर आ गए तो मैं समझूंगा कि जो है वो मेरी मेहनत रंग ले आई है। 2-3 सवाल भी आ गए तो जो है वो काफी है। तो मेरी जो आखिर में रिकमेंडेशन है तमाम स्टूडेंट्स को कि आपका कोई भी पेपर, जो पेपर मैंने आपको करवाई है, लेट से आपका पाक फेयर का पेपर है, तो पाक फेयर की पेपर से एक दिन पहले मैंने जो 28 क्वेश्चंस पाक फेयर के कराए हैं उनको एक गो थ्रू कर लें, साथ जो कुछ भी आप देख रहे हैं। और 4 पेपर हैं, ज्यादा से ज्यादा आपका 1.5 घंटा भी नहीं लगना, और आप सारों को गो थ्रू कर लेंगे तो कोई चीज माइंड में रह जाएगी। इसी तरह करंट अफेयर के मैंने 28 करवाए, 1-1.5 घंटे में वो सारे पेपर मैंने एवेलुएट करके आपको दिखाए, आप उनको एक नज़र देख लें। इसी तरह USA वाले, यूरोपियन वाले, दोनों के 25 ईच, 28 ईच या 26 ईच जितने भी करवाए, 1.5 घंटे के अंदर ही, 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा तो नहीं है ना जी किसी का भी।
और फिर ख़ास तौर पर जो फिर आईआर के, तो आईआर के हमने टोटल आईआर पेपर 1 के हमने इन टोटल को तकरीबन 28 सवाल या 26 से 28 सवाल किए, और आईआर पेपर 2 के हमने ये भी कोई तकरीबन मेरा ख्याल है 26, ये ज़्यादा किए हमने 5 पेपर, तो फिर भी 28 के करीब, 28 से 30 सवाल। तो ये आपको जो इस दिन आईआर का पेपर, आपके दोनों को अगर मिला के भी कर लें तो आपके 3 घंटे लगेंगे बस। 3 घंटे में आप इन क्वेश्चंस को ही एक नज़र जो है वो दोबारा देख लें, तो ये मिला के कोई ज़्यादा से ज़्यादा 58 से के करीब सवाल, 58-60 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इनमें से अगर 2-3 भी वहां पे आ गए तो मैं समझूंगा कि मेरी एक बहुत बड़ी जो है वो इसमें काविश जो है वो हो गई, अगर आ गई तो। ऑल द बेस्ट जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।